हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका आदर्श डिजिटल ऑनलाइन क्लासेज के आज की इस नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आप पढ़ रहे थे रसायन शास्त्र, बोले तो आपकी 11वीं क्लास की महत्वपूर्ण केमिस्ट्री, और इस महत्वपूर्ण केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण चैप्टर और इस महत्वपूर्ण चैप्टर का महत्वपूर्ण टॉपिक जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है लोथर मेयर वक्र के जस्ट बाद वाला और न्यूलैंड्स के जस्ट सेकंड नंबर टॉपिक जिसका नाम है मेंडलीफ पीरियडिक टेबल, मेंडलीफ का आवर्त सिद्धांत। प्यारे बच्चों, 10th क्लास में आपने 7th चैप्टर के अंदर मेंडलीफ की आवर्त सारणी पढ़ी थी, मेंडलीफ के गुण पढ़े थे आवर्त सारणी के, और उसके दोष भी पढ़े थे। वही चीज़ें आप 11th क्लास में भी पढ़ने वाले हो, बट थोड़ा सा बढ़कर। ओके स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब है आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है मेंडलीफ का आवर्त सारणी। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले याद करो आप लास्ट वीडियो, और उस लास्ट वीडियो का वो वक्र जो किस साइंटिस्ट ने दिया था, लोथर भाई साहब ने दिया था, लोथर मेयर का वक्र। प्यारे बच्चों, लोथर मेयर का ग्राफ किन किन के मध्य बना था? लोथर मेयर का ग्राफ बना था परमाणु का आयतन और परमाणु का भार, इनके मध्य बना था। और ग्राफ कुछ इस प्रकार सा था, और इन ग्राफों के अंदर समान स्थितियों पर समान गुण धर्म वाले तत्व पक्के आए थे। कौन कौन से आए थे? शिखर पर आपने देखा था उच्च विद्युत धनी लिथियम आया था, सोडियम आया था, पोटेशियम आया था। इसका अध्ययन हमने लास्ट वीडियो के अंदर कर लिया, इसलिए मैं विस्तार थोड़ा सा बस जल्दी बता रहा हूँ। आपने देखा था अवरोही क्रम के अंदर कौन सा आया था? बेरिलियम आया था, मैग्नीशियम आया था, कैल्शियम आया था। आरोही क्रम ऊपर चढ़ते क्रम में हेलोजन आए थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और यहाँ पे संक्रमण धातुओं आदि का आपने जिक्र किया था। आपने देखा था कि ग्राफ इस प्रकार का नहीं था, यानी पहले बढ़ रहा है फिर नीचे यू डाउन, बढ़ रहा है नीचे, यानी शिखर वाला पॉइंट भी बढ़ रहा है और नीचे वाला पॉइंट भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी इस प्रकार से निश्चित अंतराल में बढ़ना, आयतन बढ़ाओगे तो भार बढ़ाओगे तो आयतन भी बढ़ रहा है। यानी मैंने बताया था जितना ज़्यादा भार होगा उसका उतना ही ज़्यादा क्या होगा? आयतन होगा। इस घटना को यहाँ पे एक शब्द जोड़ा था, वो शब्द आपका कौन सा था? आवर्त था। और इसी आवर्त शब्द को मेंडलीफ ने अपने अंदर उतार लिया। मेंडलीफ ने सबसे पहले लोथर मेयर का इस वक्र का गहनता से अध्ययन किया, और इस लोथर मेयर के वक्र को गहनता से अध्ययन करके मेंडलीफ ने बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ पाई। वो कौन सी सुंदर सुंदर चीज़ थी जिसने मेंडलीफ को युगों युगों तक, उसी सुंदर चीज़ के कारण हम लोग याद करते हैं, पिछले वाले याद करते थे और आगे वाले याद करते जाएंगे। प्यारे बच्चों, मेंडलीफ भाई साहब ने बहुत ही सुंदर सुंदर बातें बताई थी। हम टेबल को बाद में समझेंगे, पहले उन्होंने क्या क्या बताया था उसके बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। तो जिक्र करते हैं हम लोग कि मेंडलीफ ने क्या क्या किया। जैसा कि आपको पता है कि 1800 का जो दशक था, मतलब उस समय इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का विकास नहीं था। उस समय लगभग 31 तत्व ज्ञात थे। आपको पता है, हमें भी पता है, बताया भी था मैंने कि 1800 के दशक में लगभग कितने तत्व ज्ञात थे? 31 तत्व ज्ञात थे। और जैसे जैसे 1865 से 1870 के बीच गुणोत्तर तक कितने हो गए तत्व? 63 तत्व की जानकारी मिल गई। वर्तमान में 118 तत्व की जानकारी, इससे भी ऊपर की जानकारी मिल गई। लेकिन हम मेंडलीफ की चर्चा करते हैं, उस समय तक 63 तत्व ज्ञात थे। मेंडलीफ बहुत चतुर आदमी था। डायमित्री इवानोविच मेंडलीफ इसका पूरा नाम, रसिया का रहने वाला था। इसकी हिस्ट्री तो बहुत ज़बरदस्त है, मोटिवेशनल हिस्ट्री है, कभी बताऊंगा मैं। मेंडलीफ भाई साहब ने 63 कोरे कागज़ बोल सकते हो या ताश के पत्ते बोल सकते हो, ऐसा माना जाता है कि मेंडलीफ ने 63 कागज़ के टुकड़े लिए या ताश के पत्ते लिए। कितने लिए? 63, क्योंकि उस समय तत्वों की कितने की जानकारी थी? 63 तत्वों की जानकारी थी। प्रत्येक ताश के पत्ते पर तत्व का नाम लिखा, तत्व का भार लिखा, तत्व का नाम लिखा और तत्व का क्या लिखा? भार लिखा। इस प्रकार से सब के सब पत्तों के ऊपर नाम, भार और फिर प्रत्येक तत्व की गहनता से अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया। किन किन को? डोबेराइनर वाली बातों को अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया।
न्यूलैंड्स वाली बातों को अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया, लोथर मेयर वाली बातों को अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया। जहाँ जहाँ उनके सिद्धांतों में या उनके वर्गीकरण में कमियाँ मिली, उन कमियों का निचोड़ निकालने लग गया और अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, दिन और रात एक करने के लिए और अपना सपना पूरा करने के लिए, वो एकदम उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करता गया। और आपको पता है मेहनत का फल तो मीठा ही होता है। आप लोग अगर मेहनत कर रहे हो, वर्तमान में आपको पता है ऑनलाइन क्लासों का सर्वश्रेष्ठ, जो विद्यार्थी ऑनलाइन से जुड़ेगा वो संपूर्ण 11वीं क्लास को पढ़ पाएगा। इसलिए ऑनलाइन से आप जुड़े रहिए, क्योंकि सारा का सारा ऑनलाइन अपने आदर्श स्कूल है, वो सारा का सारा ऑनलाइन पर ही पाठ्यक्रम उपलब्ध भी करवाएगा आपको। ठीक है बच्चों, तो आप इसी से दूरी मत बनाना आप लोग, क्योंकि समय की मांग है और समय की मांग के ऊपर आपका विद्यालय खरा उतर रहा है, इसका आप भी फ़ायदा उठाइए। खैर मैं चल रहा हूँ यहाँ पे 63 पत्तों पर तत्वों के नाम लिखे। इन 63 पत्तों पर तत्वों का द्रव्यमान वगैरह ये लिखे। लिख करके उन्होंने इन तत्वों को, इन पत्तों को आलपिन की सहायता से, ऐसा कहा जाता है, दीवार के ऊपर लटकाना स्टार्ट कर दिया। उसने देखा कि एक निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुणधर्म वाले तत्वों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुणधर्म वाले तत्वों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो अब देखिए आप प्यारे बच्चों, उसने क्या क्या किया उसका चर्चा करते हैं। हम टेबल बाद में समझेंगे, एकदम आराम से देखते रहना, बहुत सिंपल सी बात है। मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान, के बढ़ते क्रम में तत्वों को क्या किया बताइए, व्यवस्थित किया। बस यही इसकी स्टार्टिंग थी। यानी मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। ऐसा जब किया उसने तो क्या पाया, एक निश्चित अंतराल के पश्चात, एक उचित अंतराल के पश्चात, निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुणधर्म, निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुणधर्म वाले तत्वों की क्या हो रही थी, पुनरावृत्ति। अभी पूरी टेबल सीखेंगे हम, देखेंगे, अभी बनाएंगे आगे, तब पता चलेगा। निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुणधर्म वाले तत्वों की क्या हो रही थी, पुनरावृत्ति हो रही थी। बस यही था। जैसे ही उसने देखा तो सबसे पहले उसने एक बात बताई कि यार परमाणु द्रव्यमानों को बढ़ते क्रम में रखने पर तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म है वो परमाणु भारों के आवर्ती फलन हो रहे हैं। यानी एक निश्चित अंतराल के पश्चात भौतिक और रासायनिक गुणों में समानता देखी जा रही है, और समानता देखी जा रही है। उसके आधार पर मेंडलीव की आवर्त सारणी एक सिद्धांत दिया, वो सिद्धांत लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम पूरी आवर्त सारणी को देखेंगे, आपका 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। वो कौन सा सिद्धांत था, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। आवर्त फलन, ये शब्द, इस शब्द के बारे में मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी चर्चा की थी। आवर्त फलन क्या होता है, ठीक है ना। जैसे घंटों से मिलकर के क्या बनता है, दिन बनता है। दिन से मिलकर के क्या बनता है, साल बनती है, ठीक है ना। तो इनमें क्या हो रहा है, एक अंतराल हो रहा है। तो इसकी पूरी चर्चा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं, आवर्त फलन होते हैं। इसे क्या कहते हैं, मेंडलीव का आवर्त सिद्धांत कहते हैं, आवर्त सिद्धांत कहते हैं। एक बात बताऊं मैं, डोबेराइनर ने परमाणु भार पर तत्वों के वर्गीकरण करने का प्रयास किया। न्यूलैंड्स ने भी परमाणु भार के आधार पर तत्वों को वर्गीकरण करने का प्रयास किया।
लोथर मेयर ने भी परमाणु भार व आयतन के आधार पर तत्वों को वर्गीकरण करने का प्रयास किया और मेंडलीव भाई साहब ने भी परमाणु भार के आधार पर तत्वों को क्या किया था, व्यवस्थित किया था। सभी की एक ही थी व्यवस्था क्रम, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या होता है यार, द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में रख दिया, क्या हुआ। तो अब हम देखते हैं इसे आवर्त सारणी को। प्यारे बच्चों, ये है मेंडलीव की आवर्त सारणी। इस मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर आप इसकी क्या क्या विशेषता देखते हो, ध्यान से देखना क्या क्या इसकी विशेषता है। सबसे पहले मेंडलीव ने ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ है ना, ये इस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं आपको। इस प्रकार के 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनाए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां और आठवां। सीधी सी बात है, मेंडलीव ने 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनाए। इन 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ को मेंडलीव ने वर्ग कहा। क्या कहा प्यारे बच्चों, इन 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ को मेंडलीव ने क्या नाम दिया, वर्ग नाम दिया। ये पढ़ा हुआ है आपको 10th क्लास में, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ। तो ये है वर्ग। वर्ग से कहते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। अब अपन यूँ देखिए, पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी, ठीक है। तो ये जो पंक्तियां आपको दिखाई दे रही है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं, टोटल 36 पंक्तियां दिखाई दे रही है। इन 36 पंक्तियों को उन्होंने क्या बोला था, इन 36 पंक्तियों को मेंडलीव ने कहा था कि भाई ये क्या है, आवर्त है। तो आपको वर्ग का पता चल गया और आवर्त का पता चल गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर टोटल कितने वर्ग है, 8 वर्ग थे उस टाइम में। और ये इसकी विशेषता थी, मैं बताऊंगा कि शून्य वर्ग के तत्व भी अच्छे से इसी आवर्त सारणी के अंदर व्यवस्थित हो गई। अगर शून्य वर्ग के तत्वों को मिला दिया जाए, जैसे आपकी एनसीईआरटी बुक ने मिलाया है, शून्य वर्ग के तत्वों को अगर मिला दिया जाए तो 9 वर्ग होते हैं। और मेंडलीव के समय उस जमाने के अंदर कितने वर्ग थे, 8 ही वर्ग थे। और ये 36 पंक्तियाँ यानी आवर्त, ये आवर्त कितनी है इस आवर्त सारणी के अंदर, 7 है। अब प्यारे बच्चों, हम देखते हैं इसके अंदर मेंडलीव ने वर्गों को रोमन संख्याओं में लिखा। तीसरी बात, कौन सी संख्याओं में लिखा, रोमन संख्याओं में। देख सकते हो आप यहाँ पे, ये रोमन संख्या 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6, 7 और 8। सीधी सी बात है, मेंडलीव ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा। देख सकते हो आप, हाइड्रोजन का 1.01 लिखा हुआ है, लिथियम का 6.94 लिखा हुआ है और बेरिलियम का 9.01 लिखा हुआ है। 6 से 9 बढ़ रहा है, फिर 10.8, 12, 14, 16, 19। यहाँ से लिथियम से लेकर के आप फ्लोरीन तक जाओगे तो यहाँ पे देखो परमाणु द्रव्यमान लगातार कंटिन्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर वापस नीचे आओ, सोडियम, तो सोडियम 23 बढ़ रहा है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोर, सल्फर, क्लोरीन, देखो इस प्रकार से पोटेशियम, कैल्शियम, यानी परमाणु द्रव्यमान बढ़ते क्रम में रखा है। पहली बात हमने यही सीखी थी, यहाँ पे देख सकते हो आप, पहली बात हमने यही लिखी थी कि उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों को रखा था। ठीक है बच्चों, अब देख सकते हो आप, रखने पर निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुण धर्म वाले तत्वों की पुनरी हुई। यानी लिथियम के बाद में इतना अंतराल देने के पश्चात एक सोडियम नामक प्राणी आया, उस सोडियम का गुणधर्म लिथियम के समान था। फिर इतने निश्चित अंतराल के पश्चात पोटेशियम नामक का एक प्राणी आया और पोटेशियम का गुणधर्म बिल्कुल सोडियम के समान था। अगर मैं यहाँ पे चर्चा करूँ तो नाइट्रोजन के बाद में यहाँ पर निश्चित अंतराल के पश्चात एक फास्फोरस नामक का तत्व आया, जिसकी जो बिल्कुल जिसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म नाइट्रोजन से मिलते जुलते थे। तो इसी आधार पर हम समझ सकते हैं, इसी आधार पर हम सीख सकते हैं, इसी आधार पर हम जान सकते हैं कि मेंडलीव ने क्या किया था, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पे निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुण धर्म वाले तत्वों को अच्छे से बताया था। तो पहला वर्ग, दूसरा आवर्त बताया, रोमन संख्या के अंदर 8 वर्ग लिखे। तो वर्गों को किस में लिखा गया, रोमन संख्या में लिखा गया। प्यारे बच्चे ध्यान से देखो, अब पहले वर्ग को देखो आप लोग। अगर इस वर्ग को आप लोग देखते हो तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इस कॉलम को देखो आप लोग। इस कॉलम में देखो क्या क्या है, यहाँ पे पोटेशियम लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉपर। नीचे वाले कॉलम में देखो, जस्ट इसके नीचे यहाँ पे लिखा है रुबिडियम और यहाँ पे लिखा है सिल्वर।
नीचे वाले जस्ट कॉलम में आप देख सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि उन्होंने प्रत्येक वर्ग को दो दो उपवर्गों में बांटा, यानी फर्स्ट से लेकर 7th तक। कहाँ तक? 7th तक। देख सकते हो इसमें भी यहाँ पे देखो 2 तत्व है, इसमें यहाँ पे देखो 2 तत्व है, यानी पहला दूसरा, इसमें भी 2 तत्व है, इसमें भी 2 तत्व है, यानी 7 तक। 8वें में 3 तत्वों को रखा। तो पहले वर्ग से लेकर के 7वें वर्ग तक के तत्वों में क्या किए? वर्ग के अंदर 2 उपवर्ग बनाए, ए और बी। वर्ग के तत्व वर्ग से समानताएं रखता है और अगला जो तत्व था उपवर्ग के तत्व उपवर्गों से समानताएं रखता है। ऐसी बातें किसने बताई थी? मेंडलीफ ने। तो आप विशेषता में 1 नंबर आपने हेडिंग डाल के क्या लिखा है? लिखना है 1 नंबर में लिखना है मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अंदर ऊर्ध्वाध स्तंभ को वर्ग कहा जाता है, वर्गों की संख्या 8 है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है, आवर्त की संख्या 7 है। 3 नंबर मेंडलीफ ने वर्गों को रोमन संख्या से लिखा, पहले से लेकर 8 तक। फिर नीचे क्या लिखना है? मेंडलीफ ने 1 से 7 वर्ग तक 2 उपवर्गों में विभाजित किया, जिनका नाम क्या दिया? ए बी। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं ए बी, ऐसे ए बी 2 उपवर्ग बनाए। ठीक है बच्चों, वर्ग के तत्व वर्ग से समानताएं, और यानी ए जहाँ पे सभी में ए आता है वो ए वाले से समानताएं रखता है, बी वाला बी से समानताएं रखता है। ऐसा किसने बताया था? मेंडलीफ ने बताया था। ठीक है बच्चों, अब आगे और देखो आप लोग, इस आवर्त सारणी के अंदर मेंडलीफ ने, मैं आपको आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि बाद में आधुनिक आवर्त सारणी है वो मेंडलीफ की आवर्त सारणी का रूप है। अति लघु आवर्त, दीर्घ आवर्त, अति दीर्घ आवर्त, है ना, लघु आवर्त, दीर्घ आवर्त, ये जितने भी आवर्त आपने पढ़े थे 2, 8, 18, 32, 32, वो सारे के सारे मैं एक साथ बताऊंगा। किसमें? आधुनिक आवर्त सारणी में बताऊंगा। तो एक बार इतना देखो आपने कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी के अंदर रोमन संख्या से 8 वर्ग बताए और 1 से लेकर के 7 वर्गों तक को 2 उपवर्गों में बांटा, और जो 8वां वर्ग था इसके अंदर 3 तत्वों को व्यवस्थित किया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो क्या होता है। अब ये होता है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी के मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। प्यारे बच्चों, मुख्य विशेषताएं ये है, मैं लिखता हूँ और एक साइड में समझाता जाऊँगा। मुख्य विशेषताएं क्या है? मुख्य विशेषताएं ये है कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में, मेंडलीव लगा सकते हो यहाँ पे, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान रखे। क्या रखे? कुछ रिक्त स्थान रखे। आप देख सकते हो प्यारे बच्चों, इस आवर्त सारणी में ये रहा रिक्त स्थान, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, बहुत सारे क्या रखे उसने अपनी आवर्त सारणी के अंदर? रिक्त स्थान रखे। और उन्होंने लोगों को बता दिया कि मैं जो रिक्त स्थान छोड़ रहा हूँ ना, इन जगह पे कोई और तत्व मिलेगा, और जो तत्व मिलेगा वो एक वर्ग के अंदर, यानी यहाँ पे जो तत्व मिलेगा वो इन तत्वों से समानताएं रखेगा, यहाँ पे जो तत्व मिलेगा ये ऊपर नीचे वाले तत्वों से समानताएं रखेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी आवर्त सारणी के अंदर कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए और भविष्यवाणी भी कर दी कि भविष्य में जो तत्व मिलेंगे वो इन रिक्त स्थानों में आराम से व्यवस्थित हो जाएंगे। तो ये इसकी उपलब्धि थी, इसकी विशेषता थी, ये आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेंडलीफ अपनी आवर्त सारणी के अंदर कुछ क्या छोड़े? रिक्त स्थान रखे और भविष्यवाणी की कि भविष्य में मिलने वाले तत्व है, यहाँ पे भविष्यवाणी की कि भविष्य में मिलने वाले तत्व इन रिक्त स्थानों में क्या हो जाएंगे? व्यवस्थित हो जाएंगे। उन्होंने कुछ तत्वों के तो नाम तक लिख दिए, और नाम तक रशिया में लिखी गई थी, बाद में इसका संस्कृत में अनुवाद हुआ, तो इनका हिंदी और संस्कृति भाषा के अंदर जो नाम लिखे थे वो उन्होंने बताया कि एक तत्व का लिखा एका बोरोन, यानी जो बोरोन के नीचे आने वाला तत्व था वो था एका बोरोन, कि एक तो बोरोन से संबंधित मेल खाता हुआ तत्व मिलेगा, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। अब मैं बताता हूँ आपको इस आवर्त सारणी में। ठीक है, इसमें देख सकते हो आप, यहाँ पे बोरोन है, यहाँ पे कौन है? एल्यूमिनियम है। अब इसके नीचे, बोरोन के ठीक नीचे यहाँ पर जो तत्व मिला था वो एक क्या मिला था? स्कैंडियम नामक तत्व मिला था। एका बोरोन के स्थान पर कौन सा तत्व मिला था? स्कैंडियम। प्यारे बच्चों, बोरोन है, उसके आउटर सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है और स्कैंडियम के भी आउटर सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी इनके अंदर गुणों में भी समानताएं पाई गई।
और एल्यूमिनियम है, इसके ठीक नीचे क्या मिला, एल्यूमिनियम के ठीक नीचे मिला गैलियम, और ये गैलियम बिल्कुल इसके एल्यूमिनियम के समान गुणधर्म प्रदर्शित किया था, क्योंकि आप आधुनिक आवर्त सारणी में पिछले साल पढ़े थे, बिना इलायची ग्रेट इन टी, बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम, यानी एक वर्ग के अंदर पाए जाने वाले तत्वों में समानता पाई जाती है। तो देखो कितना बड़ा विद्वान था कि पहले से भविष्यवाणी कर दी, नाम तक रख दी, और बाद में जो तत्व मिले उन तत्वों को, एका बोरोन को क्या कहा गया, स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम को गैलियम कहा गया, और एका जो सिलिकॉन मिला था यहाँ पे, इस सिलिकॉन, एका सिलिकॉन का यहाँ पे नाम रखा था, उसका नाम था जर्मेनियम। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जर्मेनियम की बिल्कुल समानताएं किससे मिलती थी, सिलिकॉन से मिलती थी। तो ये बात आपको विशेषकर नोट करनी है यहाँ पे कि उसने कुछ तत्वों के नाम रखे, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, जो बाद में भविष्य में पाए गए और भविष्य में उनका नाम फिर क्या पड़ा, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम पड़े। ये आवर्त सारणी, इस आवर्त सारणी की सबसे बड़ी विशेषता है संयोजकता। आप देख सकते हो कि एक वर्ग के अंदर पाए जाने वाले तत्वों की संयोजकता बिल्कुल एकदम सटीक बैठ रही है। कैसे, देखो मान लीजिए ऑक्सीजन से हम पहले तत्वों की तुलना करते हैं, ठीक है, जैसे लिथियम है, लिथियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, आपको पता है, सीखा आपने, Li2O बनाता है। क्या बनाता है, Li2O। तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, Na2O। देख सकते हो आप, लिथियम और सोडियम की एक एक संयोजकता समान है। पोटेशियम की हम बात करें तो क्या बन रहा है बताओ, K2O। यहाँ पे बेरिलियम की बात करें तो क्या बनता है, BeO। यहाँ पे मैग्नीशियम की बात करें तो क्या बनता है, MgO। यहाँ पे कैल्शियम की बात करें तो क्या बनता है, CaO। किसी की भी, अगर बोरोन की बात करते हैं, अगर अपन कार्बन की बात करते हैं, करके देख लो चाहिए, कार्बन के साथ ऑक्सीजन से क्या बनता है, CO2। सिलिकॉन से क्या बनता है, SiO2। प्यारे बच्चों हाइड्रोजन की अगर बात करते हो, देख सकते हो लिथियम के साथ हाइड्रोजन से क्या बनता है, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम के साथ हाइड्रोजन से सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड। देखो संयोजकता बिल्कुल सेम। अगर अपन किसी कार्बन के साथ करते हैं तो कार्बन से हाइड्रोजन का संयोग करके क्या बनता है, CH4। सिलिकॉन से क्या बनता है, CH4। तो बिल्कुल एक वर्ग के तत्वों के अंदर बिल्कुल क्या पाई गई, समानताएं पाई गई। यही इसकी विशेषताएं थी मेंडलीव की। तो संयोजकता के आधार पर भी देख सकते हो आप कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर क्या देखा गया है कि एक वर्ग के तत्वों की संयोजकताएं बिल्कुल समान है, +1 +2 इस प्रकार से उसने बताया था लोगों को। ठीक है बच्चों, इसके अलावा देखो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी के अंदर कुछ स्थानों पर अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को पहले और कम द्रव्यमान वाले तत्वों को बाद में रखा, जो इसकी उपलब्धि और कमी दोनों बनी। यहाँ पे देखो कोबाल्ट जो आपको दिखाई दे रहा है उसके द्रव्यमान है 58.9 और जो निकल है उसके कितने हैं, 58.7। इन दोनों में से छोटा कौन है, निकल। तो पहले कौन आना चाहिए, निकल, और बाद में कौन आना चाहिए, कोबाल्ट। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, जानबूझकर उसने कहा कमित होगी। लेकिन अगर उसने ऐसा कर देता तो एक वर्ग के अंदर तत्वों के गुणों में समानताएं नहीं पाई जाती। तो लगभग 3 स्थानों पर उसने इस प्रकार से चेंजिंग किया था। ठीक है बच्चों, अब हम देख सकते हैं इसकी जो कमियां, इस जो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी है, इस मेंडलीव की आवर्त सारणी की दोष क्या क्या थे। दोष में सबसे पहला देखो, आप बताओ मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु संख्या के ऊपर आधारित है या फिर परमाणु द्रव्यमान पर। तो आप बोलोगे परमाणु द्रव्यमान पर। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी के अंदर परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में रखा कि नहीं रखा। तो आप बोलोगे हाँ, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में रखा। प्यारे बच्चों, अगर मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी के अंदर परमाणु द्रव्यमान को के बढ़ते क्रम में रखा तो हाइड्रोजन के तो आपको पता है 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम आपका पढ़ा हुआ है। यानी हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 है, 2 है और 3 है। तो हाइड्रोजन के लिए उसने केवल एक ही स्थान देखा। कार्बन का 12, 13 और 14 है, तो कार्बन के लिए उसने एक ही स्थान देखा। तो यानी समस्थानिकों के लिए आवर्त सारणी लागू नहीं है। यानी मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में समस्थानिकों को जगह नहीं दी, क्योंकि समस्थानिक का द्रव्यमान अलग अलग होता है, तो इनको स्थान अलग अलग मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। तो सबसे पहला आप दोष याद कर सकते हो मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर कि समस्थानिकों को जगह नहीं दी गई। समस्थानिक किसे कहते हैं, आपने दूसरे चैप्टर में पढ़ा है कि समस्थानिक का मतलब ये होता है कि परमाणु द्रव्यमान तो भिन्न भिन्न और परमाणु संख्या समान। एक ही तत्व है जिनकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान भिन्न भिन्न, उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो 2 नंबर क्या थी। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें यहाँ पे और यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करें
तो हाइड्रोजन पहले वर्ग से भी समानता प्रदर्शित कर सकता है और हाइड्रोजन 7वें वर्ग में भी समानता प्रदर्शित कर सकता है। वो सही ढंग से नहीं बता पाया कि हाइड्रोजन का वास्तविक स्थान कौन सा है, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन को अपने आवर्त सारणी के अंदर निश्चित स्थान नहीं दे पाया। दूसरी इसकी कमी थी। तीसरी इसकी कमी कौन सी थी, वही थोड़ी देर पहले बताया था। कुछ स्थानों पर उसने अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कम द्रव्यमान से पहले रख दिया। यहाँ पे आप देखिए, पहले कोबाल्ट है, बाद में निकल है, जबकि पहले निकल आना चाहिए इसके सिद्धांत के अनुसार, परमाणु भारों के आवर्ती फलन के अनुसार, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पे इसकी क्या है, कमी है। और भी बहुत सारे स्थानों पर आप देख सकते हो, बहुत सारे स्थानों पर परमाणु द्रव्यमान को उसने जो अपना जो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम का जो रूल है वो स्वयं ने ही तोड़ दिया था। तीसरी इसकी कौन सी है, यानी कि अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कम द्रव्यमान वाले से पहले रखा, कोबाल्ट और निकल के अंदर आप देख सकते हो। चौथी इसकी कमी क्या है, चौथी है कुछ तत्वों को, मतलब जो असमान तत्व थे उनको एक वर्ग में रख दिया गया। देखो आप लोग, पहले ही वर्ग के अंदर अपन चर्चा करें यहाँ पे पोटेशियम और कॉपर की, तो पोटेशियम और कॉपर, इसके नीचे हम बात करें रुबिडियम, ये ए और ये बी उपवर्गों में था, रुबिडियम और सिल्वर, ठीक है। इन दो की अपन बात करें, पोटेशियम तो बहुत सक्रिय धातु है, ये निष्क्रिय है, यानी ये अधिक क्रियाशील धातु है, ये बहुत कम क्रियाशील धातु है। रुबिडियम क्रियाशील धातु है, जबकि सिल्वर तो आपको पता है, यानी इन जो धातुओं का मेल नहीं खा रहा था, यानी ये असमान धातुओं को एक साथ रख दिया गया था, ठीक है ना प्यारे बच्चों। यानी पोटेशियम और रुबिडियम तो बहुत जल्दी क्रिया कर लेते हैं अन्य तत्वों के साथ, जबकि कॉपर और सिल्वर नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चों हम देख सकते हैं कि कुछ असमान तत्वों को एक वर्ग में रख दिया, ये भी क्या इसकी कमी है। और कुछ समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग रख दिया, जैसे सोना, मरकरी, प्लेटिनम, ये सारे के सारे जो तत्व हैं इनमें बहुत ज़्यादा समानता पाई जाती है, जबकि इन तत्वों को क्या कर दिया गया, उसने अलग अलग कर दिया। तो इसकी कमियां थी। तो इस प्रकार मेंडलीव की आवर्त सारणी बहुत ही सिंपल सी है, सरल सी है। मैंने ज़्यादा इसमें जोर नहीं दिया क्योंकि आपकी 10th क्लास के अंदर पढ़ी हुई है। बस इतना ध्यान रखना है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर तत्व परमाणु द्रव्यमानों को बढ़ते क्रम में रखा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऐसा देखा गया कि निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुण धर्म वाले तत्वों की पुनरावृत्ति हो रही है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर ऐसा देखा गया कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन है। इसे मेंडलीव का सिद्धांत कहते हैं। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी के अंदर मेंडलीव ने सारणी कुछ क्या छोड़े, रिक्त स्थान छोड़े, उनकी भविष्यवाणी कर दी और वो भविष्यवाणी सही भी हुई। भविष्य के अंदर कुछ तत्व भी मिले जो पहले वाले तत्वों से समानताएं मिलते थे। कुछ तत्वों के नाम जैसे एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन नाम रखे। इनके स्थान पर जो तत्व मिले स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, जो बिल्कुल इनसे समानता दर्शा रहे थे, ये इसकी उपलब्धि थी। कुछ अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कम द्रव्यमान वाले से पहले रखा ताकि समान गुणधर्म वाले तत्व एक वर्ग में आ सके। इस प्रकार से इसकी कमियां भी थी। कुछ कमियां क्या रही, उसकी कमियां ये रही कि वह अपनी ही जो सबसे पहले कमी, आप द्रव्यमान के आधार पर अपनी आवर्त सारणी बनाई थी, लेकिन समस्थानिकों को सही जगह नहीं दी, हाइड्रोजन की सही स्थिति स्पष्ट नहीं की, और कुछ असमान तत्वों को तो साथ में रख दिया एक ही वर्ग में और समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रख दिया। तो ये इसकी बिल्कुल कमियां थी। अब आप मेंडलीव की आवर्त सारणी से आधुनिक आवर्त सारणी का विकास हुआ, उसमें आपने जो 10th में पूरा विस्तार से पढ़ा है, इसका लघु आवर्त, अति लघु आवर्त, दीर्घ आवर्त, जितने भी आवर्त है उनके बारे में और विस्तार से हम आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर चर्चा करेंगे, जो एकमात्र परमाणु संख्या के ऊपर आधारित थी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो इस सिंपल से सिद्धांत को इसके एग्जाम के अंदर आपको पता है, जनरल आ सकता है, इसके दोष बताओ, उपलब्धि बताओ, और मेंडलीव की आवर्त सारणी इतनी ज़्यादा खास नहीं है जितनी कि आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है। तो कल से ऐसे मानो आप लोग पाठ स्टार्ट होने वाला है। आज तक हमने जितना ही पढ़ा है, लोथर मेयर को छोड़ करके, चाहे न्यूलैंड्स की बात करो, डोबेराइनर की बात करो, मेंडलीव की बात करो, ये सारी चीज़ें सेम टू सेम आपके 10th में आ चुकी है। लेकिन कल से जो पढ़ोगे वो आप उसमें आप नई चीज़ें सीखोगे। ओके, लगातार आप ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहे और समझते रहे। ओके, धन्यवाद।